जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 प्रश्नों को। ये 10 प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों, आज की क्लास में इन 10 बेहतरीन सवालों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने जो है प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और बहुत बेहतरीन सवालों के बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें वीडियो में अंत तक और आप अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि HCF और LCM चैप्टर का ये सवाल है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जेल वार्डर 20 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन सवाल है। आप इस सवाल को पहले देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM समान है तो वे निश्चित रूप से अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संयुक्त संख्याएं हैं, समान संख्याएं हैं। दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है और ये यूपीपी जेल वार्डर 20 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या लॉजिक रहने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बोल रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM समान है। दोस्तों, दो संख्याएं आप ले लीजिए। मान लीजिए कि पहली संख्या हम x ले लिए, ठीक है, और दूसरी संख्या को भी यदि हम x ले लें, तभी इनका LCM अगर हम निकालेंगे तो इनका LCM भी क्या होगा, x होगा। दोस्तों, LCM का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप बताइए, x और x, यदि पहली संख्या को हमने x माना है और दूसरी संख्या को भी हमने x माना है, पहली संख्या को भी हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को भी हमने x मान लिया, तो इन दोनों का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर x आएगा। अच्छा दोस्तों, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या भी x है। यदि हम इन दोनों का HCF निकालें तो HCF क्या होगा? HCF का मतलब होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। HCF का मतलब होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो आप बताइए, इन दोनों को पूर्णतः विभक्त करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर x होगी। यानी कि HCF भी x आ रहा है और LCM भी x आ रहा है, यानी कि HCF और LCM तभी समान हो सकता है जब दोनों संख्याएं भी समान हो। क्लियर है दोस्तों? यानी कि दो संख्याओं का LCM और HCF तभी समान हो सकता है जब वो दोनों संख्याएं समान हो, दोनों संख्याएं x हो। जैसे एक एग्जांपल और मैं समझा दे रहा हूं लेकर के कि यदि पहली संख्या को आप 4 मान लें और दूसरी संख्या को भी 4 मान लें तो इनका LCM क्या होगा? तो आप कहेंगे सर LCM होगा 4। क्लियर है? यदि हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो HCF क्या होगा? तो आप कहेंगे सर HCF होगा 4। यानी कि आपने देखा कि यदि दो संख्याओं का HCF और LCM बराबर हो रहा है तो वो दोनों संख्याएं भी बराबर होंगी, वो दोनों संख्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि इसमें ऑप्शन यदि हम देखें तो बोल रहा है वे निश्चित रूप से समान संख्याएं हैं, वे निश्चित रूप से समान संख्याएं। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया था यूपीपी जेल वार्डर 2020 के पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और अगेन ये क्वेश्चन यूपीपी जेल वार्डर परीक्षा 19 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि आज के सेशन में हम उन 10 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। अगेन ये क्वेश्चन
एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा क्लास में बताता हूं, सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑफलाइन बैचेज में मैं हमेशा बताता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का एक फेमस फार्मूला है। फेमस फार्मूला क्या है आप देखिएगा, फेमस फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है दोस्तों। और इस फार्मूले पे हमेशा एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो पेपर हुए थे उसमें भी इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोस्तों यहां पे बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, आप कहेंगे 864 है, बराबर। दोस्तों देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 864 दे दिया है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एचसीएफ 12 दे रखा है, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ के जगह पे आप 12 रख दीजिए। क्लियर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे एलसीएम ही पूछा होगा तो 12 से इसको काटिए, 12 सत्ते 84, कितना बचा 2, फिर 12 दूना 24, यानी कि एलसीएम का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि एलसीएम का मान आ गया 72, और 72 ही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके दोस्तों आप बताइएगा कि ये आज की क्लास कितना हद तक आपको लाभ पहुंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन सवाल है और पार्टनरशिप का सवाल है दोस्तों, साझेदारी का सवाल है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2009 के पेपर में दोस्तों पूछा गया है। क्लियर है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2009 के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। आइए देख लेते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। दोस्तों पार्टनरशिप, साझेदारी का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के साझे में कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय को हम साझेदारी वाला व्यवसाय बोलते हैं दोस्तों। यानी कि पार्टनरशिप में व्यवसाय करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 लोग मिलकर के जब एक बिजनेस को रन करते हैं तो उसे हम साझेदारी का बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के साझेदारी में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं। यहां पे एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, एग्रीमेंट सिर्फ इतना होता है कि जो जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करेगा उसी के अनुपात में उसे लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है P = CT। क्या होता है, P = CT, मतलब प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टाइम के बराबर होता है। कैपिटल इंटू टाइम के बराबर होता है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब जो जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करेगा वही उसका लाभ होगा दोस्तों। 2 लोग जब मिल करके बिजनेस शुरू करते हैं तो जो जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करेगा वही उसके लाभ का यूनिट बनेगा दोस्तों। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए ए है और बी है। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। दोस्तों ए की पूंजी, ए का कैपिटल कितना है, 75,000 रुपए है।
ठीक है, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। दोस्तों बी कुछ समय के बाद शामिल हुआ है और 37,500 रुपए के साथ शामिल हुआ है, 37,500 रुपए निवेश किया है। अच्छा दोस्तों, जो जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करता है, जो जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करता है, वही उसके लाभ का यूनिट होता है। ठीक है, ए ने 75,000 रुपए निवेश किया दोस्तों, तो कितने समय के लिए निवेश किया आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। यदि वर्ष के अंत में 3 संबंधी 1 के अनुपात में लाभ साझा किया है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? आप बताइए दोस्तों, ए ने 75,000 रुपए की पूंजी निवेश किया, क्या बीच में ए कारोबार छोड़ के भाग गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बीच में ए कुछ पैसा निकाल लिया? बिल्कुल नहीं। क्या बीच में ए कुछ पैसा और निवेश कर दिया? नहीं। यानी कि ए का ये 75,000 रुपए कुल 12 माह के लिए निवेश रहा। कुल कितने माह के लिए निवेश रहा? 12 माह के लिए। क्यों? क्योंकि वर्ष के अंत में बोला है। क्या बोला है? वर्ष के अंत में। अच्छा, कुछ समय बाद भी आया है दोस्तों। अच्छा, कुछ समय बाद आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय तक तो रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि x मंथ तक रहा होगा। x मंथ तक बी व्यवसाय में शामिल रहा होगा। अब देखिए, बी 37,500 रुपए निवेश किया है और x माह तक व्यवसाय में शामिल रहा है। जिसकी जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश होती है दोस्तों, वही उसके लाभ का यूनिट बनता है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो देखिए 00 से आपका ये 00 कट जाएगा। क्लियर? 375 आप बताइए दोस्तों, 375 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। यानी कि 12 दूना 24, 24 रेशियो x आ गया। क्लियर है? 24 रेशियो x। दोस्तों ये 24 रेशियो x क्या है? इसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। इस अनुपात में किसको बांटा जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे लाभ को बांटा जाएगा। ठीक है, इस अनुपात में दोस्तों लाभ को बांटा जाएगा, लेकिन प्रश्न में देखिए, प्रश्न में बोला है कि लाभ को 3 संबंधी 1 के अनुपात में बांटा गया। लाभ को 3 संबंधी 1 के अनुपात में बांटा गया, मतलब कहीं ना कहीं ये 24 संबंधी x 3 संबंधी 1 के बराबर है। कहीं ना कहीं ये 24 संबंधी 1 3 संबंधी 24 संबंधी x 3 संबंधी 1 के बराबर है दोस्तों। तभी लाभ को बांटा जाना चाहिए था 24 रेशियो x में, लेकिन लाभ को बांटा गया 3 रेशियो 1 में। मतलब 24/x बराबर होगा 3/1 के। तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 8/x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि b का जो पूंजी है ना दोस्तों, वो 8 माह के लिए निवेश रहा। अच्छा एक बात बताइए, b की पूंजी 8 माह के लिए निवेश रही। क्लियर? b की पूंजी 8 माह के लिए निवेश रही। ठीक है, आपसे पूछा है कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। बताइए, 1 वर्ष का बिजनेस है और बी की पूंजी 8 माह के लिए निवेश रही और बी कुछ समय बाद आया है। इसका मतलब हम समझ गए कि बी 12 - 8 यानी कि 4 माह बाद शामिल हुआ। 4 माह बाद क्या हुआ? शामिल हुआ दोस्तों। क्लियर है? शामिल हुआ, यानी कि 4 माह बाद बी बिजनेस में शामिल हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। कभी भी साझेदारी का सवाल आए तो आप देखिए, जो जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करता है वही उसके लाभ का यूनिट बनता है। यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है दोस्तों। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। P इक्वल टू CT होता है। ठीक है, आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2009 के पेपर में सवाल पूछा गया था। बहुत बेहतरीन सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, और हमेशा मैं इस तरह के क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करता रहता हूं। ठीक है, सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा मैं डिस्कस करता हूं, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 के पेपर में कुछ पूछा गया है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्तों, इस सवाल को हल करने का बहुत शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखिएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए दोस्तों, तो एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक बहुत बेहतरीन रिलेशन होता है दोस्तों। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब छूट परसेंट। रेशियो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ हुआ है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, यदि हानि हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट। दोस्तों, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशन होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशियो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट। दोस्तों, इस सवाल में लाभ हुआ है तो प्लस 20 यूज करेंगे, प्लस पी के जगह पे प्लस 20 यूज करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का सवाल आए, किस तरह का मतलब आप समझिएगा, जब सवाल में कुछ परसेंट छूट देने के बाद भी कुछ परसेंट का लाभ हो या कुछ परसेंट की हानि हो, फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, कितने परसेंट का छूट दिया गया है, तो आप कहेंगे कि सर 20% का छूट दिया गया है, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। अंकित मूल्य 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ है दोस्तों? तो आप कहेंगे 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। क्लियर है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि क्रय मूल्य 80 है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 120 होगा। मतलब यदि कोई दुकानदार 80 रुपए में खरीद के लाया है तो उसका अंकित मूल्य 120 रुपए निर्धारित करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि छूट ना दिया जाए, दोस्तों जब छूट नहीं दिया जाता है ना, तो जो अंकित मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इसका अंकित मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, और इस पे हम 1 भी रुपए छूट नहीं देंगे, तो ये अंकित मूल्य जो 100 रुपए है, इसी 100 रुपए में इस मार्कर को हम बेच देंगे। मतलब जब छूट नहीं दिया जाएगा तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? जब छूट नहीं दिया जाता है तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 120 रुपए अंकित मूल्य था, जब छूट नहीं दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120 ही हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जो अंकित मूल्य है उसी पे बेच दिया गया, वही विक्रय मूल्य बन गया। क्लियर? अब देखिए 80 में खरीद के लाया गया है और 120 में बेचा जा रहा है। 80 में खरीद के लाया गया है, 120 में बेचा जा रहा है, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? बिल्कुल लाभ होगा। और लाभ परसेंट का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। आप देखिए दोस्तों, 80 में खरीद के लाए हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा? आप कहेंगे कि सर लाभ होगा 40 का। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे 80 गुणे 100%। अब देखिए 40 से कितनी बार में? 2 बार में, और 2 से कितनी बार में? 50 बार में, यानी कि 50% का लाभ होगा। यदि छूट नहीं दिया जाएगा दोस्तों तो 50% का लाभ होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन सवाल है। अगेन ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2009 के पेपर का सवाल है दोस्तों, और इस पेपर में आपने देखा कि इसमें इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है दोस्तों। बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? समझिएगा बात को। बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग, क्रय मूल्य का 3/4 भाग दोस्तों, क्रय मूल्य का 3/4, तो ये 3/4 जो है ना दोस्तों, इस 4 को हम क्रय मूल्य मान लें
तो इस 3 को अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। इस 3 को क्या मानना पड़ेगा? अंकित मूल्य। क्लियर है? आप बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बोल रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। मतलब इस 4 को हम क्रय मूल्य मान लिए तो 3 अंकित मूल्य हो जाएगा। मतलब 4 में खरीद के लाया है तो उसको 3 अंकित करेगा, उसका एमपी मार्क प्राइस 3 रखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 में खरीद के लाया है और उसका अंकित मूल्य 3 निर्धारित किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोला है कि यदि अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे, अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर। आप बताइए दोस्तों, अंकित मूल्य तो 3 है, इसको 40% लाभ लेकर के बेचेगा तो 140% पर बेचेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 140% पे बेचेगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 तिहाई 42, 42 को 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 4.2 में वो बेचा है। ठीक है, आप बताइए कितने में खरीदा है? 4 में। कितने में बेच रहा है? 4.2 में। आप बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 में खरीदा है और 4.2 में बेच रहा है। आप बताइए लाभ परसेंट यदि आपको निकालना हो तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। आप देखिए 4 में खरीदा है और 4.2 में बेच रहा है तो 0.2 का उसे लाभ हो रहा है। 0.2 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ को ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे 4 गुणे 100%, गुणे 100%। अब दोस्तों देखिए यदि हम इस 100 को 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 25 बार में। और 25 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 5%, यानी कि 5% का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, 5% का लाभ, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो कैसा लग रहा है। क्या कहीं से भी आपको लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? दोस्तों आप ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये रीजनिंग चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग का एक अहम रोल होता है। ठीक है, रीजनिंग का एक अहम रोल होता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस सवाल को। ये रैंकिंग चैप्टर का सवाल है दोस्तों, रैंकिंग चैप्टर का सवाल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपने स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इस तरीके से उसको हल करिएगा। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। देखिए मान लीजिए एक पंक्ति है, ठीक है, ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति में लड़कों की एक पंक्ति में बोला है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है। दोस्तों श्रीनाथ जो है वो बाएं से कौथा है? 7वां है। कौथा है दोस्तों? तो आप कहेंगे 7वां है। कौन है ये? श्रीनाथ है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में श्री लिख देते हैं, श्रीनाथ है, बाएं से 7वां है। और वेंकट दाएं से 12वां है। दोस्तों वेंकट जो है दाएं से 12वां है। दोस्तों दाएं से 12वां कौन है? वेंकट है। क्लियर? दाएं से 12वां वेंकट है। हमने दाएं से 12वां वेंकट को यहां ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बोल रहा है कि यदि वे अपने स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। दोस्तों जब ये लोग आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। अब आप देखिए यदि हम वेंकट को यहां से हटाएं और वेंकट को यहां ला दें, ठीक है, वेंकट को हमने कहां ला दिया? यहां। स्थान परिवर्तन करा रहे हैं दोस्तों। और श्री को यहां से हटाएं और श्री को यहां ला दें,
स्थान परिवर्तन करने के बाद। अब देखिए वेंकट आ गया यहां और श्री आ गया यहां। अब श्री जब यहां आया तो ये बाएं से चौथा हो गया, तो आप कहेंगे सर बाएं से 22वां हो गया। बाएं से चौथा हो गया, 22वां हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला जो स्थान है ये बाएं से 22वां पड़ रहा है और दाएं से 12वां पड़ रहा है। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, यदि एक ही पंक्ति में कोई एक स्थान बाएं से मालूम हो और वही स्थान दाएं से मालूम हो, तो पंक्ति में कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं। दोस्तों, जब किसी पंक्ति में एक ही स्थान बाएं से भी मालूम हो और वही स्थान दाएं से भी मालूम हो, तो पंक्ति में कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 कर देते हैं। दोस्तों, यहां पे कुल संख्या निकल के आ जाएगी, कुल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। आप बताइए कि जब श्री यहां आ गया तो इसको देखा गया बाएं से, तो ये 22वां दिखा, लेकिन इसी प्लेस को दाएं से देखा जा रहा है तो 12वां दिख रहा है। यानी कि 12 प्लस 22 यानी कि 22 प्लस 12 -1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए 22 प्लस 12 34 होता है और 34 में से 1 माइनस करेंगे तो 33 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। और आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों समझने के लिए। यानी कि 33 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैं बताने वाला हूं। क्या बोल रहा है, यदि नॉइज को 28, 45, 18, 57, 10 के रूप में कोडित किया गया है तो ट्रम्प का कोड क्या होगा? आइए देख लीजिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आप बताइए n का प्लेस वैल्यू क्या होता है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए a से लेकर के z तक सभी अक्षर का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे a का प्लेस वैल्यू होता है 1, b का 2, c का 3, d का 4, e का 5, इसी प्रकार से z का 26, y का 25, x का 24, इस प्रकार से a से लेकर के z तक सभी अक्षरों का आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप बताइए n का क्या होता है 14, o का 15, i का 9, s का 19 और e का 5, ये प्लेस वैल्यू होता है। लेकिन दोस्तों n का 14 होता है लेकिन क्या लिखा है 28 लिखा है, यानी कि 2 का गुणा किया है, 2 गुना कर दिया है। अच्छा, o का 15 होता है दोस्तों, लेकिन इसको क्या लिखा है 45 लिखा है, यानी कि 3 गुना कर दिया है। अच्छा, i का कितना होता है 9, लेकिन क्या लिखा है 18 लिखा है, यानी कि 2 गुना कर दिया है। इसका मतलब हमें तो पैटर्न समझ में आ गया। देखिए पहले अक्षर को 2 गुना, दूसरे अक्षर को 3 गुना, फिर तीसरे अक्षर को 2 गुना, मतलब पहली बार 2 गुना, पहली बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बार 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना। अब देखिए दोस्तों ये 19 है तो 19 को क्या लिखा है 57 लिखा है, यानी कि 3 गुना। इसका मतलब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, उसके बाद से ई का 5 होता है दोस्तों, तो इस 5 को क्या लिखा है 10 कर दिया है। 5 को क्या कर दिया है दोस्तों, 5 को 10 कर दिया है, इसका मतलब 2 गुना। हमें तो पैटर्न पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि पहले 2 गुना किया है, फिर 3 गुना किया है, पहले 2 गुना किया है, फिर 3 गुना किया है, फिर 2 गुना किया है, फिर 3 गुना किया है, फिर 2 गुना किया है। तो यही कोड आप यहां अप्लाई कर दीजिए ट्रम्प के लिए। आप बताइए दोस्तों टी का क्या होता है 20, आर का क्या होता है, आर का बताइए, आर का होता है 18, यू का 21, एम का 13 और पी का कितना होता है दोस्तों 16। आप बताइए पहली बार इसका 2 गुना करेंगे तो 20 का 2 गुना कितना होगा 40, फिर 18 का 3 गुना करेंगे
20 का 2 गुना कर दिए 40, 18 का 3 गुना करेंगे दोस्तों तो 54, क्लियर। फिर 21 का 2 गुना करेंगे तो 42, फिर 13 का 3 गुना करेंगे तो 39, फिर 16 का 2 गुना करेंगे तो 32। यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 40, 54, 42, 39, 32। 40, 54, 42, 39, 32। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल था और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का सवाल था दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है और आप ध्यान से देखिए, क्या कुछ याद आ रहा है आपको? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो पेपर हुए थे उन्हीं में से किसी एक शिफ्ट का यह सवाल है दोस्तों। ठीक है, 2024 का यह क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का सवाल है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको हल करें, आप सभी लोग एक बार इसको हल करें दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। आप सबका पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। M का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 13, A का प्लेस वैल्यू 1, D का प्लेस वैल्यू 4, R का प्लेस वैल्यू 18, A का प्लेस वैल्यू 1 और S का प्लेस वैल्यू 19। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। एक बार मैं यहां पे मद्रास फिर से लिख देता हूं। मद्रास, ठीक है। मद्रास को क्या लिखा गया है? आप कहेंगे OWNHEQ। समझिएगा, पैटर्न को आप समझिएगा। आप बताइए दोस्तों, M का प्लेस वैल्यू 13, A का प्लेस वैल्यू 1, D का प्लेस वैल्यू 4, R का प्लेस वैल्यू 18, A का प्लेस वैल्यू 1, S का प्लेस वैल्यू 19। फिर इसी प्रकार O का प्लेस वैल्यू 15, O का प्लेस वैल्यू 15, W का प्लेस वैल्यू 23, N का प्लेस वैल्यू 14, H का प्लेस वैल्यू 8, E का प्लेस वैल्यू 5, Q का प्लेस वैल्यू, तो आप कहेंगे Q का प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे पैटर्न क्या फॉलो किया है, तो आप देखिए ये ऐसे क्रॉस में किया है, क्रॉस में 13 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों, 13 में 4 जोड़ देंगे, जोड़ दिए 13 4 17 हो जाएगा। और ये 19 है, 19 में से दोस्तों 4 घटा देंगे, क्या कर देंगे? 4 घटा देंगे, तो 19 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? अब देखिए दोस्तों एक बात बताइए मुझे कि A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो 1 को 27 भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। 1 को क्या लिख सकते हैं? 27 भी। अब आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों ये जो ABCD होता है ना, आप समझिएगा बात को, ABCD जो होता है ये एक सर्कल में होता है। कैसे होता है? एक सर्कल में होता है, ठीक है, एक सर्कल में होता है ये ABCD। यहां पे कौन सा अक्षर होता है? Z होता है। यानी कि A का प्लेस वैल्यू तो 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है और Z का 26। दोस्तों यदि हम इस सर्कल को एक राउंड कंप्लीट करें, तो ऐसे जब कंप्लीट करते हुए आएंगे तो Z पे हमें क्या मिलेगा? Z 26 नंबर पे मिलेगा। यानी कि 26 के बाद यदि A को देखें तो A का 1 तो होता है, लेकिन 26 के बाद देखें तो A 27 नंबर पे हो जाएगा, B 28 नंबर पे हो जाएगा और C 29 नंबर पे हो जाएगा। यदि इस अकॉर्डिंग देखें तो आप देखिए A1, B2, C3, D4, E5, इस प्रकार से Z कितने नंबर पे होगा? 26। फिर 26 के बाद A कितने नंबर पे हो गया? 27। यानी कि जरूरत पड़ने पे A का स्थानीय मान आप 27 भी ले सकते हैं दोस्तों। तो 27 में से यदि हम 4 माइनस करें तो 23 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 27 में से दोस्तों यदि हम 4 माइनस करें तो 23 हो जाएगा। ठीक है, A का प्लेस वैल्यू 1,
27 भी ले सकते हैं, लेकिन यहां 27 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। क्लियर है? अब देखिए r का 18 होता है, 18 में से हम दोस्तों 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। क्लियर है? 14। अच्छा, d का 4 होता है और इस 4 में दोस्तों हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। यानी कि हमें पूरा मैटर समझ में आ गया। क्रॉस में इधर से इधर जब गया है तो 4 4 ऐड किया है और इधर से इधर जब आया है तो 4 4 माइनस किया है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार यदि हमसे संडे का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? संडे का पूछ रहा है, तो संडे का बहुत आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए यहां पे हम संडे का निकालते हैं। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। SUNDAY। आप क्या करेंगे? इसको यहां लेके आएंगे, इसको यहां लेके आएंगे। क्लियर है? इसको यहां लेके आएंगे और इसको यहां लेके आएंगे। क्लियर है? इसको यहां लेकर के आएंगे और इसको यहां लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, इधर से इधर जब आ रहा है तो +4 कर रहे हैं और इधर से इधर जब आ रहा है तो -4 कर रहा है। ठीक है, आप बताइए S का 19 होता है, 19 से यहां आएंगे तो 19 4 23 और 23 पे क्या होता है मेरे भाई? तो 23 पे होता है W। क्लियर है? 23 पे क्या होता है? W। U का क्या होता है दोस्तों? U का 21 होता है। क्या होता है? 21 में 4 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 21 4 25 और 25 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर Y। यानी कि W और Y लास्ट से आप मिला लीजिए, लास्ट से W यहां आना चाहिए, Y यहां आना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, W यहां है, Y यहां है, यानी कि 4th ऑप्शन। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के पेपर में बैठे होंगे या पेपर को देखे होंगे, उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे बोला है एक निश्चित कूट भाषा में जेब्रा को WBYAJ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला है? जेब्रा। क्या बोला है? तो आप कहेंगे जेब्रा। क्लियर है? जेब्रा बोला है, जेब्रा। जेब्रा को क्या लिखा गया है? WBYA और J। दोस्तों जेब्रा को जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग WBYAJ लिखा गया है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉर्च को क्या लिखा जाएगा? किसको? टॉर्च को क्या लिखा जाएगा? तो आइए पहले इस पैटर्न को पकड़ते हैं। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस पैटर्न को जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना ही जल्दी टॉर्च को हम डिकोड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जेड का विपरीत क्या होता है? तो आप कहेंगे जेड का विपरीत ए होता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत W होता है। दोस्तों इस प्रकार से A से लेकर के Z तक सभी अक्षरों का विपरीत आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोडिंग डिकोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो विपरीत अक्षर पर आधारित होते हैं या तो प्लेस वैल्यू पे आधारित होते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को यदि हल करना है तो आपको विपरीत अक्षर याद होना चाहिए और सभी अक्षरों का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, इस प्रकार से ई का विपरीत वी होता है। इस प्रकार से आगे सभी लेटर्स का विपरीत आपको मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं, जेड का विपरीत ए होता है, लेकिन क्या लिखा गया है दोस्तों? बी लिखा गया है। मतलब क्रॉस में लिखा गया दोस्तों, इसका यहां, अब देखिए इसका यहां, इसका यहां और बीच वाले का बीच में कर दिया गया है। दोस्तों आप समझिएगा बात को, मतलब यहां पे पैटर्न क्या है मैं लिख दे रहा हूं, विपरीत अक्षर +1, विपरीत अक्षर +1, ये इसका पैटर्न है दोस्तों। आप देखिए जेड का विपरीत क्या होता है? आप कहेंगे ए होता है, तो जेड का विपरीत ए होता है, लेकिन क्या लिख दिया गया है? बी। मतलब जेड का विपरीत लिख के +1 कर दिया गया है, तो जेड का विपरीत +1 तो बी हो गया। ई का विपरीत वी +1 डब्ल्यू हो गया। इसी प्रकार आर का विपरीत आई +1 जे हो गया।
ए का विपरीत जेड, जेड में एक जोड़ेंगे दोस्तों तो फिर से ए आ जाएगा। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पैटर्न क्या है? विपरीत अक्षर +1, लेकिन ऐसे क्रॉस में दो दो का पेयर बना के क्रॉस किया है दोस्तों, दो दो का पेयर बना के क्रॉस किया है। क्लियर है? दो दो का पेयर बना के क्रॉस किया है, और पेयर बना के क्रॉस किया है और उसमें विपरीत अक्षर +1 लिखा है। ठीक है? जेड का विपरीत ए +1 बी हो जाएगा, ई का विपरीत वी +1 डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आप भी यहां कर दीजिए, क्रॉस में दो दो का पेयर बना के क्रॉस कर दीजिए। ठीक है? आप बताइए दोस्तों, इस आर का यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? आप बात को समझ पा रहे हैं? टी का विपरीत आप कहेंगे जी, टी का विपरीत जी होता है, लेकिन +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ओ का विपरीत एल होता है, लेकिन +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। आर का विपरीत, आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों? आर का विपरीत आई होता है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, आप देखिए ध्यान से समझिएगा। बी का विपरीत वाई होता है, तो बीच वाले में जो विपरीत होता है सेम टू सेम लिख दिया उसको, बीच वाले का जो विपरीत होता है उसको सेम टू सेम लिख दिया, उसमें ना तो +1 किया है ना ही -1 किया है। आर का विपरीत आई होता है तो आई में +1 कर दिया जे, ए का विपरीत जेड होता है तो जेड में +1 कर दिया है तो ए, और बीच वाले को दोस्तों सेम एज लिखा है, इस बीच वाले को ओनली अपोजिट, ओनली विपरीत लिखा है। इसको क्या किया है? ओनली विपरीत लिखा है। क्लियर? अब देखिए, आर का विपरीत आई हो गया। क्लियर? सी का विपरीत, सी का विपरीत एक्स होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा। क्लियर है? सी का विपरीत एक्स होता है दोस्तों, और उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा। अच्छा, एच का विपरीत एस होता है, और एस में 1 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, यानी कि MHITY इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, और 4th ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चंस की आने की संभावना उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 री एग्जाम में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की आने की भरपूर संभावना है यूपीपी री एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27, 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों, यानी कि नई संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो आप पहले क्या करिए, इस 12, 24, 35, 27 और 17 इनका आप औसत निकाल लीजिए। दोस्तों, ओल्ड एवरेज पहले निकालिए, जो संख्याएं दी गई हैं उनका ओल्ड एवरेज निकालिए, पुराना औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है? आप कहेंगे 12 को, 24 को, 35 को और 27 को प्लस 17 को जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों, एवरेज बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों और 5 से डिवाइड करेंगे तो ओल्ड एवरेज निकल के आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आप पहले ओल्ड एवरेज निकालिए। देखिए, 7, 7, 14, 14, 5, 19, 19, 4, 23, 23, 2, 25, 25 का 5 हाथ में आया 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, यानी कि दोस्तों यहां पे आ गया 11। अब देखिए यहां पे क्या दिया है? 5, तो 5 से डिवाइड करिए तो औसत कितना आ गया? 23। दोस्तों, पुराना औसत आ गया 23। क्लियर है? अब बोला है कि यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है। दोस्तों, सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़ना है। अच्छा, जो औसत आता है ना दोस्तों, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या 23 के बराबर है। जो भी औसत होता है, औसत का मतलब होता है प्रत्येक भाग बराबर, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या बराबर, ईच पार्ट इक्वल। दोस्तों, ओल्ड एवरेज 23 आया है तो हमने मान लिया कि प्रत्येक संख्या 23, 23, 23, 23, 23 रही होगी। ठीक है? अब इस 23 में पहले कितना जोड़ने के लिए बोला है? तो आप कहेंगे 3, तो 3 जोड़ लीजिए, तो 23, 3 कितना हो जाएगा? 26, यानी कि अब प्रत्येक संख्या 26, 26 हो जाएगी। उसके बाद से बोला है कि फिर 4 से गुणा किया गया, तो आप इसमें 4 से गुणा कर लीजिए। तो बताइए 26 चौक को कितना होता है? 26 चौक को दोस्तों
4 छक्के 24, 4 2 कैरी और 4 दूना 8 2 10, 104, यानी कि नया औसत दोस्तों 104 हो जाएगा और 104 ही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के क्वेश्चंस रहे हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं जो री एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो, आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए हम सभी लोगों ने, मैं नवीन सर, साथ में संतोष सर, धनंजय सर, इन तीनों लोगों की टीम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों आप आएं और 3 दिन डेमो लेकर के देखें और समझें कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी कहां पे हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की मैं क्लास ओवर कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।